हाँ, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। होल्डिंग नेम क्या है इसका? एलियम सेप्पा। और फैमिली क्या है इसकी? इसमें मैंने लिखी नहीं फैमिली। इमेरिलिडिएसी, 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 ये मैं टाइप करना भूल गया। इमेरिलिडिएसी। तो इमेरिलिडिएसी या इसको बोलते हैं एलियसी। फैमिली क्या है इसकी? एलियसी या इमेरिलिडिएसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन, ओरिजिन क्या है भाई इसका? ओरिजिन, ओरिजिन है भी इसका एशिया माइनर। एशिया माइनर, एशिया माइनर में मोस्टली ये पाकिस्तान के आसपास का एरिया है, वो माना जाता है इसका। पाकिस्तान का जो आसपास का एरिया है वो माना जाता है इसका ओरिजिन। ठीक है। नेक्स्ट भी अपने क्लाइमेट, क्लाइमेट इसका कैसा चाहिए? क्लाइमेट है भी इसका कूल सेशन, मतलब ठंडे मौसम की ये सब्जी है। और पूरे विश्व के अंदर जो बल्ब टाइप की ये क्रॉप है, बल्ब ये है, तो सबसे ज्यादा इसको बोया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण यही है प्याज इसमें। ठीक है। तो क्लाइमेट कैसा चाहिए भी इसको? क्लाइमेट कूल सीजन की वेजिटेबल है और इसको खरीफ में भी बोया जाता है, खरीफ में भी बो सकते हैं। जबकि ग्रोथ टेम्परेचर के लिए कितना चाहिए? 12.8 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है इसको क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। जबकि ये जो लेंथ है, जो स्टिल कहते हैं, स्टिल है टेम्परेचर, इसको क्या कितना चाहिए? 20 से 25 के आसपास क्या है? स्टिल टेम्परेचर चाहिए भी। ठीक है। तो कूल सीजन की ये क्रॉप है। ग्रोथ के लिए 12 से 23 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए, जबकि स्टिल हायर टेम्परेचर चाहिए इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है अपने इसमें वैरायटीज। इसकी वैरायटीज काफी सारी वैरायटी हैं जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्का निकेतन, ये रवि सीजन की वैरायटी है भी। कौन सी सीजन की है? रवि सीजन की, रवि सीजन की है। और लगभग ये 350 के आसपास क्या है? 350 क्विंटल के आसपास ये पर हेक्टेयर क्या है अपना प्रोडक्शन है देती है भी। कौन सी? अर्का निकेतन। ये रवि सीजन में इसको मोस्टली लगाया जाता है। अर्का निकेतन को कौन से सीजन में मोस्टली लगाया जाता है? रवि सीजन में लगाया जाता है। जो ये लाल कलर की वैरायटी है, रेड कलर की, रेड कलर की ये वैरायटी है अर्का निकेतन। उसके बाद आता है भी अर्का कल्याण। अर्का कल्याण है, ये क्या है? रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसको लगा सकते हैं। ये भी रेड कलर की वैरायटी है। इसको खरीफ और रबी दोनों सीजन में इसको लगा सकते हैं। ठीक है। कौन सी? अर्का कल्याण। उसके बाद है अर्का बिंदु, अर्का पुसा रेड। ये भी आईसीआर से निकाली गई, आईसीआर या आईएआरआई से निकाली गई वैरायटी है पुसा रेड। पुसा व्हाइट राउंड, पुसा माधवी, जो रबी उत्तर भारत रबी सीजन की क्रॉप है, वैरायटी है, जो उत्तर भारत में इसको मोस्टली लगाया जाता है। अगर मेरी आवाज सही नहीं आ रही है तो आप चैट में लिख के
भेज सकते हो भी आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है। चैट में आप लिख के बता दो कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या। अगर नहीं आ रही है तो आप चैट में लिख सकते हो। उसके बाद एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। एक N53 वैरायटी का नाम है, एक N53, ये भी खरीफ सीजन में लगाई जाती है। अर्का पीतम्बर, अर्का पीताम्बर, ये भी रबी सीजन में है। ये इसके पीताम्बर के जो बल्ब होते हैं, जो प्याज होता है वो थोड़ा सा क्या है येलो कलर का होता है, पीले से कलर का जो होता है वो अर्का पीताम्बर का होता है। पंजाब सिलेक्शन, ये पंजाब से निकाली गई, लुधियाना से निकाली गई वैरायटी है। और उदयपुर 102, उदयपुर 102, ये वैरायटी क्या है, अपने उदयपुर से निकाली गई वैरायटी है जो खरीफ सीजन में इसको लगा सकते हैं। और उदयपुर 101 है वो रबी सीजन की है, और उदयपुर 103 है वो भी रबी सीजन की है। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या थी इसकी वैरायटियां जो अपने बड़ी है। उसके बाद आता है भी इसमें सोइल, इसको सोइल कैसी चाहिए भी, इसको मोस्टली लोमी सोइल जो होती है, लोमी सोइल मैंने कल ही आपको बताया था भी लोमी सोइल कौन सी होती है, जिसमें तीनों ही सिल्ट, क्ले और सैंड का अनुपात एक जैसा हो। ठीक है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है इसके लिए लोमी सोइल। इसके जो सोइल पीएच है वो 5.8 से लगभग 6.5 के आसपास होना चाहिए। 5.8 से 6.8 के आसपास जो पीएच, सोइल पीएच होता है उसके अंदर क्या है, प्याज बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, फिर आता है भी इसमें मेथड ऑफ प्लांटिंग, इसको किस प्रकार से लगाते हैं। एक तो अपने पहले सीड को लगा के नर्सरी में, फिर प्लांट को तैयार करके, फिर जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो अपने फील्ड लगा सकते हैं। दूसरा, इसके बल्ब्स होते हैं जिसको छोटे प्याज कहते हैं, उन प्याज को भी अपने सीधा डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं भी। फिर तीसरा है भी ब्रॉडकास्टिंग या ड्रिलिंग ऑफ सीड, भी सीड को डायरेक्ट अपने खेत में लगाकर इसको तैयार कर सकते हैं। ये तीन प्रकार से खेत में इसको लगा सकते हैं प्याज को। कैसे, एक तो ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा नर्सरी में प्लांट को तैयार करके, फिर उसको क्या है अपने खेत में लगाएंगे। उसके बाद सीधा अपने जो बल्ब्स हैं, जो छोटे छोटे प्याज होते हैं, उनको अपने खेत में लगाकर तैयार कर सकते हैं। तीसरा है डायरेक्ट बीज को सीधा खेत में लगाकर अपने क्या है इसको तैयार कर सकते हैं, इसको प्याज को। तो प्याज अपने क्या है तीन प्रकार से लगा सकते हैं। उसके बाद आता है भी अपने सोइंग टाइम और ट्रांसप्लांटिंग मेथड और सीड रेट। इसको कैसे सोइंग करेंगे, कब करेंगे, सोइंग टाइम कितना है। इसको पहले जब सीड को लगाते हैं रबी क्रॉप के अंदर, तो अक्टूबर नवंबर में इसको लगा देते हैं। और जबकि हिल्स के अंदर है, सीड को मार्च जून के अंदर लगा के तैयार कर लेते हैं। और लगभग ये 8 से 10 सप्ताह के बीच में इसको क्या ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कितना, 8 से 10 सप्ताह इसके लिए होता है। मोस्टली जो दूसरी क्रॉप होती है वो जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स हैं दूसरी, जिसका ट्रांसप्लांट किया जाता है वो 4 से 6 के आसपास होती है। जबकि प्याज है, इसको 8 से 10, 8 के आसपास, जो 8 वीक के आसपास इसको क्या ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट आता है भी इसकी जो दूरी, नर्सरी जो तैयार करते हैं वो कैसी होनी चाहिए। लगभग पूरे एक नर्सरी एरिया है वो एक फील्ड के लिए 1.20 रेशो होता है, 1.1 रेशो 20 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। 1 हेक्टर के लिए 20
1/20वां हिस्सा उसका लिया जाता है। 1/20वां हिस्सा उसमें नर्सरी का तैयार करके अपने लगा सकते हैं। इसका सीड रेट होता है भी 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर क्या है अपने इसका सीड रेट है लगाया जाता है अभी। 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर क्या सीड इसको लगा सकते हैं। अब इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो है भी 15 इंटू 8 से 10 सेंटीमीटर, 15 लाइन टू लाइन होगी और 8 से जो 10 सेंटीमीटर है वो प्लांट से प्लांट की दूरी होती है। इस प्रकार से अपने क्या है इसको लगा दिया जाता है। फिर इसमें आता है अपने नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी इसमें कितना कंपोस्ट डालेंगे, गोबर की खाद कितनी डालेंगे, कितना इसमें दूसरा एनपीके है वो डालेंगे, मैग्नीशियम वो कितना डालेंगे, सल्फर कितना डालेंगे, वो थोड़ा इसमें पढ़ते हैं। फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया था भी FYM है या कंपोस्ट है वो लगभग क्रॉप के अंदर, ये वेजिटेबल क्रॉप है इसमें 25 टन सॉरी 250 क्विंटल के आसपास क्या है अपने इसमें डालनी चाहिए FYM। 250 क्विंटल के आसपास क्या है FYM डालेंगे तो क्या है ये क्रॉप अच्छा प्रोडक्शन देगी। उसके बाद अपने नाइट्रोजन है वो लगभग 120 केजी है और फास्फोरस है पेंटा ऑक्साइड जिसको बोलते हैं पेंटा P2O5 है। ये P2O5 ये P के बराबर 2 लिखा है और O के बराबर 5 लिखा है, ये ऐसे नहीं होता। ये P2O5 पेंटा ऑक्साइड जो फास्फोरस के रूप में आता है वो चाहिए इसको 50 केजी और पोटेशियम इसको कितना चाहिए लगभग 160 केजी के आसपास। 15 किलो मैग्नीशियम चाहिए और 20 किलो इसको क्या है सल्फर के आसपास इसको चाहिए भी। और ये मैंने बताया था 25-20 250 क्विंटल या 25 टन के आसपास क्या है इसमें फार्म यार्ड मैन्योर चाहिए FYM। और इसको क्या है लगभग बुआई के 2 सप्ताह पहले या बुआई या रुपाई के 2 सप्ताह पहले खेत में मिलाई जाती है FYM को और फिर उसको गहरी जुताई करके इसको पलटा दी जाती है जिससे वो सोइल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद आता है भी इसमें यही बताया था मैंने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या है मैंने वही कहा था भी अब लगभग अपने क्या है 3 प्रकार से डाल सकते हैं। एक तो बिजाई से पहले आधी डाल दो और उसके बाद 2 हिस्सों में फिर बांट के लगभग ये 30-35 दिन के बाद फिर क्या है आप 25 से 30 दिन के बाद फिर इसको फिर आप जब पानी लगाते हो तो इसको खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग कर सकते हो। याद रखना अभी टॉप ड्रेसिंग भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ठीक है। खड़ी फसल में ब्रॉडकास्टिंग होता है छिड़काव विधि जिसमें क्या है बीज को पूरे खेत में छिड़कोगे एक साथ, वो ब्रॉडकास्टिंग है। टॉप ड्रेसिंग होता है खड़ी फसल के अंदर फर्टिलाइजर डालना। खड़ी फसल के अंदर क्या डालना भाई फर्टिलाइजर को डालना, वो क्या कहलाती है भी टॉप ड्रेसिंग कहलाती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर की जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है भी इरिगेशन। इरिगेशन लगभग क्या है सर्दियों के दिनों में मोस्टली आपको ये हर क्रॉप में काम देगा। ये बात भी सर्दियों में मोस्टली क्या है आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप क्या है इरिगेशन करोगे। जब गर्मी ज्यादा होती है तो वहां 4 से 7 दिन के अंतराल पर आप क्या है सिंचाई करोगे, ठीक है। ये मोस्टली आप याद रखना सर्दियों के अंदर 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करोगे। जबकि गर्मियों के दिनों में जब गर्मी ज्यादा होती है तो वहां क्या है 4 से 7 दिन के अंतराल पर आप क्या है इसमें इरिगेशन कर सकते हो मोस्टली, ठीक है। जब भी आपको लगे भी किसी क्रॉप के अंदर पानी की कमी है तो आप वहां पानी दे सकते हो। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। ओनियन क्या है 3 से 5 मंथ की क्रॉप है अभी। जब अपने ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट करने के 3 से 5 मंथ के बाद ये क्या है
इसकी जो वैरायटी है, इसकी जो बल्ब है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उसमें आपके बल्ब मैच्योर होके और रेडी हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग इसमें भी क्या है, मैंने आपको बताया था अभी, एक एमएच मेलिक हाइड्रोजाइड खड़ी फसल के अंदर जब मैच्योर हो जाए फसल, तब क्या है आप मेलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करोगे। इसका मेलिक हाइड्रोजाइड एमएच के नाम से वो जानी जाती है, आप उसका प्रयोग करोगे। उसको उसके प्रयोग के बाद आप इसको करोगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या है, इसकी जो डोरमेंसी पीरियड है वो बढ़ जाएगा। जो इसका डोरमेंसी पीरियड है वो क्या हो जाएगा भी, बढ़ जाएगा। तो आप स्टोरेज में इसके क्या है, स्टोरेज के लिए इसका फायदा होता है भी, हार्वेस्टिंग के लिए। इसमें एमएच मेलिक हाइड्रोजाइड कौन सी अपने कौन सा मिलाते हैं, मेलिक हाइड्रोजाइड, जिससे क्या है आपके जो आपकी फसल है खड़ी फसल में इसको डाल दिया जाता है। जब आप इसको उखाड़ते हो, उखाड़ने के बाद ये क्या है थोड़े लंबे समय तक स्टोरेज रह जाता है। ये ऋतुराज आज एडमिट नहीं हो रहा, काफी देर से प्रयास कर रहा है, पता नहीं इसके पास नेटवर्क नहीं है, क्या चक्कर है। हाँ, तो मैंने बताया था मेलिक हाइड्रोजाइड, तो मेलिक हाइड्रोजाइड क्या अपने क्या है खड़ी फसल में डालते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी जो सीड की डोरमेंसी पीरियड है, सीड का जो डोरमेंसी पीरियड है वो क्या है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यील्ड लगभग 15 से 20 टन पर हेक्टेयर क्या है ये प्रोडक्शन देती है। 15 से 20 टन क्या है ये अपना प्रोडक्शन देती है बल्ब के अकॉर्डिंग। हर वैरायटी लगभग 250 से 300 क्विंटल के आसपास, जो बढ़िया वैरायटी होती है वो 500-600 तक पहुंच जाती है। तो 15 से 250 टन क्या है ये प्रोडक्शन देता है अपना। अच्छी जो वैरायटी है वो थोड़ा 300 के आसपास प्रोडक्शन दे जाती है। फिर इसमें क्या है भंडारण करेंगे, स्टोरेज। स्टोरेज को क्या करना पड़ेगा, अपने जो मैंने आपको बताया था मेलिक हाइड्रोजाइड नामक जो रसायन होता है उसका प्रयोग करके इसकी स्टोरेज की को बढ़ाया जाता है, इसकी स्टोरेज को बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है भी अपने पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग स्टोरेज। पोस्ट हार्वेस्ट कटाई के बाद इसको कैसे हैंडल करेंगे। लगभग जो ओनियन है ये अपना 60 से 65% प्रोडक्शन इंडिया का मोस्टली होता है, 60 से 65%, जिसमें से 5% क्या है विदेशों में इधर उधर भेजा जाता है, और 30 से 40% अपना क्या है डैमेज हो जाता है भी, स्टोरेज करने से आसपास, स्टोरेज के बाद या स्टोरेज से पहले ये क्या है डैमेज हो जाता है। कितना ये इंपॉर्टेंट है भी, प्याज कितना मोस्टली पोस्ट हार्वेस्ट में खराब हो जाता है, तो वो है कितना 30 से 40% क्या है पोस्ट हार्वेस्ट में अपने क्या है प्याज खराब हो जाता है। हाँ भी, अपने थोड़ा सा और करते हैं, अपना भी इसमें भी वो लिमिट है 45 मिनट, 35-40 मिनट की लिमिट होती है, वो अपने क्रॉस कर चुके हैं। 10 मिनट का टाइम हो रहा है, 10 मिनट के बाद ये क्लास अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो क्यूरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बारी आपके ये 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ जाती है क्यूरिंग क्या होती है। क्यूरिंग क्या होती है, जब अपने प्याज को
हार्वेस्ट करते हैं, जब प्याज को क्या करते हैं भी हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट के बाद इसको सनलाइट के सामने छोड़ दिया जाता है भी खुला। सनलाइट के सामने क्या इसको खुला छोड़ दिया जाता है, तो इसकी जो ऊपर की जो परत है, जो छिलका है इसका, वो थोड़ा सा क्या है पतला हो जाता है, पतला थोड़ा सूख जाता है, और वो उसको हार्वेस्ट को थोड़ा सा लंबा कर देता है। इसलिए उसको क्या है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं भी क्यूरिंग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। क्यूरिंग आपके लगभग जो बल्ब होते हैं वो 2 से 3 वीक और बढ़ जाते हैं क्यूरिंग, इसमें क्यूरिंग करने के बाद खरीफ सीजन में। और इसको 3 से 4 दिन तक क्या है अपने खेत के अंदर रखते हैं भी सूरज के सामने। इसमें पानी वगैरह नहीं आना चाहिए, और फिर इसको क्या है अपने सूरज के सामने इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये जब ढेर पड़ा होता है, इसकी जो परतें हैं वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कठोर हो जाती है, और कठोर होने से क्या है इसकी स्टोरेज बढ़ जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भी क्यूरिंग कहते हैं। तो इसमें एक हाँ, इसमें अब एक डिजीज है, दो इसके एक क्या आता है, इसके डाउनी मिल्ड्यू डिजीज आता है भी, मोस्टली डाउनी मिल्ड्यू डिजीज आता है। डाउनी मिल्ड्यू ये पेरोनोस्पोरा ड्रेस्ट्रक्सर नामक फंगस के कारण आता है। एक ही डिजीज आता है मोस्टली इसमें, जिसको मर्दू रोमिल फुफदी के नाम से जाना जाता है, डाउनी मिल्ड्यू। जो उसका पेरोनोस्पोरा पेरोनोस्पोरा डेक्स्टर नामक क्या है फंगस डिजीज के कारण ये फंगस के कारण ये डिजीज आता है। फंगस के कारण ये डिजीज आता है। आज ऋतुराज भी बार बार उसको मैं एडमिट कर रहा हूँ, पर ये एडमिट नहीं हो रहा, या तो उसी की प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। काफी देर से ये प्रयास कर रहा है, पूरी क्लास होने चली है अपनी, अब तक ये क्या है एडमिट नहीं हो पाया। तो अपने बात कर रहे थे भी डाउनी मिल्ड्यू की, जो एक फंगस डिजीज है। इसकी पत्तियों पर क्या है बैंगनी कलर के धब्बे से बन जाते हैं पत्तियां, और उसकी पत्तियां जो इसके शाखाएं से होती है वो इसकी पत्तियां होती है, उसमें हल्के बैंगनी कलर के जो धब्बे से आ जाते हैं, बल्ब पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो भी कमजोर हो जाता है, और पत्तियां क्या है ये बिल्कुल टेढ़ी सी हो जाती है। इसके कंट्रोल के क्या करते हैं भी जिनेव करते हैं, Z78 का 2% छिड़काव करते हैं, 0.2%। Z78 जिनेव के नाम से जाना जाता है, 0.2% क्या है इसका छिड़काव करते हैं, जिससे क्या है ये कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, एक इसमें थ्रिप्स आता है, थ्रिप्स छोटे जो सकिंग टेस्ट ये पेस्ट है, ये रस चूसता है पत्तियों से। वो थ्रिप्स क्या है, उन पर क्या है हल्के रंग के धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पर, और जो टॉप होती है पत्ती की टॉप हिस्सा, वो क्या हो जाता है भी सूखने लग जाता है और सूख जाता है। इस थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करोगे। मोनोक्रोटोफॉस, इस थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे भी आप मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करोगे, जिससे क्या है ये थ्रिप्स आपके कंट्रोल हो जाएगा। एक तो मैंने बताया डाउनी मिल्ड्यू, इसमें जो फंगस डिजीज आता है डाउनी मिल्ड्यू। एक आता है भी ओनियन समट, यूरोसिसिस सेपुली नामक फंगस के कारण एक डिजीज आता है, यूरोसिसिस्टस यूरोसिसिस्टस नामक फंगस के कारण ये डिजीज आता है। कौन सा आता है भी ओनियन समट, ये भी एक डिजीज है, ये भी एक फंगस के कारण है। इस पर भी क्या है गहरे रंग के धब्बे से बढ़ जाती है बीच में, जो काले होकर फट जाते हैं, बाद में ब्लैक होकर क्या वो फट जाते हैं। ये भी फंगस डिजीज है। उसके कंट्रोल के लिए भी आप क्या करोगे, आप पहले तो आपको रेजिस्टेंट वैरायटी लेके आनी चाहिए। अब जहां ये डिजीज आता है, समट आता है, या आपके ये
डाउनी मिल्ड्यू डिजीज आता है, तो उसके कंट्रोल के लिए सबसे पहले आप रेजिस्टेंट वैरायटी लगाओ। बहुत सी वैरायटियां ऐसी है जिसमें क्या ये डिजीज नहीं आता, तो वो वैरायटी आपको पहले लगानी चाहिए। उसके बाद इसमें मैनको जेब का छिड़काव कर सकते हैं ओनियन समट में। तो इस प्रकार क्या है, ये अपने आज एक ओनियन क्रॉप थी वो कंप्लीट हो गई। अब अपना टाइम भी क्या है 2 मिनट बाकी बचा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप क्या है, आप मुझे चैट में मैसेज डाल के बता दो भी, किसी की आवाज़ की प्रॉब्लम रही या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप चैट में डाल के मुझे बता दो। 2 मिनट आपके लिए टाइम है, उसके बाद ये क्लास अपने आप ही ऑफ है हो जाएगी। तो एक ओनियन क्रॉप अपनी क्या है आज कंप्लीट हो गई है। तो आप चैट में लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं देख लूंगा, साथ ही साथ आपको रिप्लाई कर दूंगा। कल नई क्रॉप करेंगे, हर रोज एक क्रॉप को कंप्लीट कर लेंगे। ये वेजिटेबल की जो 10-20 क्रॉप है इसको कर लेते हैं पहले, फिर मसाले वाली जो क्रॉप्स हैं उनको पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर के आपके ये वेजिटेबल के अंदर ये है। हाँ, तुषार कह रहा है वीडियो वीडियो आज डाल देंगे, आज वीडियो डाल देंगे। हाँ, वीडियो डाल देंगे, सारे के सारे जो कल वाले भी है वो भी डाल देंगे। और हाँ, और किसी को कोई समस्या रही, मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, या तो एक बार बात कर लेते हैं। पहले अभिषेक को अनम्यूट करता हूँ, अभिषेक से बात करते हैं। 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर बलराम से कर लेंगे, फिर दीपक से कर लेंगे। जितने भी पार्टिसिपेट है अपने उनसे क्या है बात है कर लेंगे। Thank